बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक से पहले हमने पैटी कैश बुक का टॉपिक जो है वो कवर किया है और उस पैटी कैश बुक के टॉपिक के हमने अनसॉल्व पेपर के सवालात भी किए हैं और लगातार इसके सवालात को हमने सॉल्व किया। और अगर कुछ मज़ीद 2-3 सवालात बाकी हैं तो वो एज अ होम असाइनमेंट है आपका, उसे आप सॉल्व कीजिए और कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे रब्ता कीजिए। आज हमने बैंक रिकन्सिलिएशन के टॉपिक को जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस क्लास में हम ले लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये टॉपिक जो है वो बिलोंग करता है किस चीज़ के साथ, और फिर उसके साथ साथ फिर हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद सवालात भी सॉल्व करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन के हवाले से मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्या होता है। दरअसल होता क्या है कि बिज़नेस की ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो मोस्टली बैंक के थ्रू चलती हैं। हम कैश ट्रांजैक्शन को आमतौर पर मतलब नहीं करते। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं कि सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि एक सिक्योरिटी पर्पस होता है कि इतना कैश लेकर बंदा कहाँ इधर से उधर मूव करेगा, और आजकल के हालात हैं ऐसे, और ये आजकल के नहीं हर दौर में ही ऐसा रहा है कि ये जो रुपया पैसा है इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मारामारी हो जाती है। तो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन में अब कोई पार्टी आई आपसे पेमेंट के लिए, तो अब आप उसको कैश काउंट करके दे रहे हैं, उसमें टाइम भी लगता है, तो वो टाइम की भी सेव करा। आपने ये सारा टाइम किसके खाते में डाल दिया? बैंक के खाते में। कैशियर वहाँ बैठा हुआ है, कैशियर का काम ही यही है। आपका जो कैशियर है वो आपकी बिज़नेस के मामलात को हैंडल करेगा, ना कि वो ये चीज़ देखेगा जी मैं छोटी छोटी पेमेंट्स या जो मुझे करनी है या मेरे पास रिसीव होनी है, वो कैश के ऊपर काम करे। फिर इतना कैश उसके पास जमा हो जाता है, वो कैश सिक्योरिटी रीज़न है, फिर वो कैश जमा हो जाता है उसको बैंक में ट्रांसफ़र करना। तो अब बिज़नेस जो है वो जदीद तरीके से चल पड़ा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी। कस्टमर जो है वो डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कराने लगे, ऑनलाइन तरीके से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगा। तो बिज़नेस में ज़्यादा ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए चलती हैं, और जो बैंक होता है वो अपने पास एक स्टेटमेंट तैयार करता है अपने कस्टमर का, हर कस्टमर का वो एक स्टेटमेंट तैयार करता है। उस स्टेटमेंट में इस बात की तफसीलात होती हैं कि जो उसका कस्टमर है उसने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, कितने पैसे विड्रॉ करवाए, ठीक है। इसी तरह एक स्टेटमेंट आप अपने पास तैयार करते हैं जिसमें इस बात की तफसील होती है कि आपने कितने पैसे बैंक में जमा कराए, कितने पैसे बैंक से निकलवाए, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कैश बुक। हम कैश बुक का टॉपिक कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो कैश बुक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स पर बैंक का कॉलम था। वो बैंक का कॉलम इस बात को शो करता था कि आपने कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं और कितने पैसे बैंक से विड्रॉ करवाए हैं। अब एक बात को समझिएगा कि जो पैसे आप बैंक से विड्रॉ करेंगे तो वो पैसे आपकी डेबिट साइड पर लाजमन रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए करते हैं तो हमारे जहन में ये बात हर सूरत में होनी चाहिए कि हमारे पैसे की मूवमेंट बैंक के थ्रू चल रही है, ना कि हमारे पास फिज़िकल कैश के थ्रू चले, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि जब बैंक के ज़रिए बिज़नेस की ट्रांजैक्शन चलती हैं तो कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन मिसमैच हो जाती हैं। कुछ काम बैंक अपने तौर पर कर जाता है, अपने तौर पर अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। इनफैक्ट वो कुछ इंटरनल उसकी ट्रांजैक्शन या इंटरनल मैटर्स ऐसे होते हैं कि जिसको वो खुद कर देता है लेकिन आप तक इत्तला नहीं पहुंचती। मिसाल के तौर पर उसने, अब चूंकि आपका अकाउंट है, वहाँ पर आपके अकाउंट पर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा करा दिया आपको, किसी कस्टमर ने आपको इत्तला नहीं दी, आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए, तो लाजमन वो रिकॉर्ड आप कर नहीं सके अपने पास।
भाई कस्टमर आपको बताता तो आप अपने पास कैशबुक में भी रिकॉर्ड करते और लाजमन बैंक में तो रिकॉर्ड हो ही जाता क्योंकि बैंक में जमा हो रहा है। उसने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया तो आपको इत्तला नहीं मिली, आप रिकॉर्ड ना कर सके, बैंक में मौजूद है। अब देखिए बैलेंस मिसमैच हो गया आपका और उसका, यानी बैंक का और आपका। तो इसी तरह बैंक क्या करता है, कोई पेमेंट कलेक्ट करी है उसने, जैसे कि डिविडेंड होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, वो कलेक्ट करा, लाजमन आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन आप तक इत्तला नहीं आ सकी, वो बैंक को मालूम है। इसी तरह बैंक ने कोई सर्विस चार्जेस वगैरह काट लिए आपके अकाउंट से, तो वो आप तक इत्तला नहीं आ सकी। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर बैंक का जो बैलेंस है, यानी आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस जो है, वो आपके पास जो मेंटेन हो रहा है बैंक बैलेंस, उससे मिसमैच हो जाता है। ठीक है, बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो आपके ट्रांजैक्शन से कई मिसमैच हो जाती हैं। उस मिसमैच को क्लियर करने के लिए, उस फर्क को ख़त्म करने के लिए, उस फर्क को बराबर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन दरअसल लफ्ज रिकंसाइल से निकला है। रिकंसाइल का मतलब होता है बराबर करना, करेक्शन करना, जो भी गलती है उसको दुरुस्त करना। ठीक है, तो हमें यहां पर यह बात समझ में आती है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम तैयार करते हैं कैशबुक और बैंक के ट्रांजैक्शन के फर्क को दूर करने के लिए। जो दोनों ट्रांजैक्शन में किसी भी वजह की बुनियाद पर जो फर्क आया है उसे दूर करने के लिए हम वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट तैयार होती है उस स्टेटमेंट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें फिर आती हैं। अब हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन करने जाते हैं। देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में क्या लिखा है कि इज ए स्टेटमेंट विच रिकंसाइल। देखें रिकंसाइल का लफ्ज आया, रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस, दैट इट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखिए वही बात है जो कि हमने अभी की है। रिकंसाइल यानी रिकंसिलिएशन, और वही इक्वल करना, बराबर करना, फर्क को दूर करना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इन दोनों पर, इन दोनों के बैलेंसेस, ठीक है, इन दोनों के बैलेंसेस पर बात होगी सारी की सारी। कैशबुक का बैलेंस का मतलब है कैशबुक के अंदर जो बैंक के कॉलम का बैलेंस है। कैशबुक में दो बैलेंसेस है ना, एक कैश का बैलेंस और एक बैंक का बैलेंस। वो जो कैशबुक में बैंक का बैलेंस है वो आपका बैलेंस है, आपकी तैयार करता स्टेटमेंट है। यानी आप अपने पास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि मेरे पास से बैंक में इतने पैसे जमा हुए, मेरे पास बैंक से इतने पैसे विड्रॉ हुए। यही चीज बिल्कुल बैंक बना रहा होता है। अब देखिए दो मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं काम को, फर्क तो आएगा। अगर दोनों लोगों की वही चीज टैली कर जाती है, इसका मतलब उम्मीद है कि गलती के चांस कम से कम है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह हमारे पास इस बात का जो है वो ऑथेंटिकेशन आ जाती है कि बैंक ने भी एक काम करा और एक आपने काम करा। अगर उसमें कोई फर्क है तो वो वाज़ेह हो जाएगा। आगे चलते हैं। वो जो डिफरेंसेस आते हैं, वो जो फर्क आते हैं, उनकी वजूहात क्या है? अच्छा, ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हमने उसमें से चंद वजूहात का इंतखाब किया है जो कि बुनियादी तौर पर ज़्यादा होती है, जो बुनियादी तौर पर ज़्यादा होती है। सबसे पहली बात कि चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ बैंक से। अब ये क्लियर नहीं हुआ, क्लियर ना होने का क्या मतलब बेटा, इसको समझ लीजिए। आमतौर पर होता क्या है कि जब भी बैंक में कैश जमा कराए तो कैश तो हाथ के हाथ जमा हो गया। चेक जब जमा कराए, किसी पार्टी ने आपको पेमेंट करी चेक के जरिए, अब वो चेक लेके आप अपने चले गए बैंक अकाउंट में। भाई बैंक में पैसे जमा कराने, क्योंकि पैसे चाहिए आपको। अब जब आप बैंक में पैसे जो है जमा कराने गए, चेक लेकर गए, उसने कहा कि जी ठीक है मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। अब जब डिपॉजिट होता है चेक, तो वो डिपॉजिट होने के बाद फौरन से बैंक अकाउंट में पैसे शो नहीं करता, क्योंकि वो जिस पार्टी का चेक है पहले वहां से वेरीफाई करवाता है बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक के थ्रू वेरिफिकेशन होती है, बैंक के अपने सिस्टम के थ्रू वेरिफिकेशन होती है, फिर बहुत सारी सिग्नेचर की वेरिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती हैं। उसमें बैंक का एक अंदाजे के मुताबिक जो ऑफिशियल टाइम होता है 36 से 48 घंटे, ठीक है,
36 to 48 आवर्स का टाइम होता है जिसमें बैंक की कंफर्मेशन कर लेने के बाद फिर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। वो जो डिपॉजिट करवाने से लेके और पैसे ट्रांसफर करने तक का वक्त है, उस पीरियड को हम बोलते हैं कि बैंक की क्लियरेंस का टाइम। यानी दरअसल बैंक की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली अभी, अनक्लियर्ड है वो। जैसे ही बैंक क्लियर करेगा मुख्तलिफ वेरिफिकेशन के बाद तो वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका मतलब वो क्लियर हो गया। यही बात वो यहां कहता है कि बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। अच्छा, क्रेडिटेड बाय द बैंक भी होता है बाज जगहों पर, क्लियर के साथ साथ एक जुमला होता है क्रेडिटेड, ठीक है, इसका भी यही मतलब है मोर और लेस, ठीक है। तो अगर क्लियर नहीं हुआ, आपने अपने पास तो पेमेंट रिकॉर्ड कर ली मगर बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि बैंक जब क्लियर करेगा तो रिकॉर्ड करेगा ना। आपने जब चेक भिजवाया बंदे को कि भाई बैंक में जमा करा दो, आपने लिख लिया अपने अकाउंट, हाँ जी पैसे जमा हो गए मेरे पास, क्लियर है बात। तो लेकिन बैंक अपने प्रोसीजर से क्लियर करेगा उसको। अब उसमें कितना भी टाइम लगे, हो सकता है बैंक उसको मना कर दे कि भाई ये क्लियर ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पार्टी ने चेक भेजा है उसके सिग्नेचर का फर्क है, उसकी डेट का फर्क है, उसके जो बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, वगैरह वगैरह 10 वजूहात हो सकती हैं। बात समझ आ रही है बेटा? तो इस तरह जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उनमें कहीं ना कहीं फर्क आ सकता है, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है। अगली वजह देखते हैं कि चेक इशू किया गया या ड्रॉ किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया, ठीक है, और उसने अभी आपके अकाउंट में मतलब पैसे विड्रॉ नहीं करवाए, सही है। अब अगर वो पार्टी जब तक विड्रॉ नहीं करवाएगी, लाजमन आप तो अपने पास से इस बात को क्लियर कर चुके ना, हाँ भाई मुझे पेमेंट करनी थी 10,000 रुपए की, वो जा चुके हैं 10,000 रुपए, पार्टी पेमेंट निकलवा लेगी, लेकिन पेमेंट अभी निकली ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? पेमेंट अभी निकली नहीं कि पार्टी ने किसी वजह से नहीं निकलवाई, तो वो आप तो रिकॉर्ड कर चुके कि पेमेंट चली गई है ना, चेक चला गया तो पेमेंट चली गई, लेकिन पार्टी ने भी नहीं निकलवाई तो वो बैलेंस मिसमैच। लाजमन पार्टी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक हफ्ते के बाद निकलवा ही लेंगे पैसे वो। तो वो जब निकलवाएंगे जब पेमेंट बराबर होगी, वो यानी अमाउंट बराबर होगी आपकी, तो इस वजह से भी कभी फर्क आता है। आगे चलते हैं, कहते हैं एनी टाइप ऑफ इनकम कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, इसकी हमने भी बात करी कि किसी भी किस्म की इनकम है, किसी भी किस्म की इनकम है वो बैंक ने कलेक्ट करी है लेकिन आपको नहीं पता, तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सके उसको। जैसे कि आपके पैसे बैंक में थे तो उससे इंटरेस्ट मिला आपको, डिविडेंड मिला आपको, तो वो आप जो है रिकॉर्ड नहीं कर सके अपने पास, क्योंकि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो, तो इसलिए ये मिसमैच हो जाता है आपके अकाउंट से, वेरीफाई नहीं हो पाता। इसी तरह इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट क्रेडिट होने का मतलब बेटे ये है कि इंटरेस्ट के पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं। क्रेडिट का मतलब होता है आना, डेबिट का मतलब होता है जाना, ठीक है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? बैंक में पैसे आए, और डेबिट का क्या मतलब होता है? बैंक से पैसे गए, ठीक है। बैंक अकाउंट में डेबिट का मतलब बैंक से गए यानी चार्ज हुआ है आप पर, यानी इस डेबिट का मतलब एक और भी है चार्ज होना, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब एक और है रिसीव होना, ठीक है। तो ये पैसे आपको रिसीव हुए और जो पैसे चार्ज हुए, इसका मतलब ये बैंक की ट्रांजैक्शन इंटरनल हो जाती है कभी कभी। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट मिल गया, जैसे कि ऊपर डिविडेंड इंटरेस्ट मिला तो ये क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, ठीक है। इसी तरह कोई इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट बैंक चार्ज भी तो करता है, कलेक्शन चार्जेस भी तो लेता है, वो चार्ज होते हैं आपको पास, यानी वो डेबिट होते हैं, ठीक है। इस बात का ये मतलब है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, इसकी हमने बात करी कि कस्टमर ने कहा कि उसका जो ऑफिस है और आपके ऑफिस में बहुत दूर है, लेकिन बैंक अकाउंट जिसमें आपका अकाउंट है उसकी ब्रांच उसके ऑफिस के पास है। उसने क्या करा? आपके अकाउंट में आपकी ब्रांच में ट्रांसफर करवा दिया, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपकी सेम जो ब्रांच है वहां पर। लेकिन इस बात की किसी भी वजह से इत्तला आप तक नहीं पहुंच सकी, कस्टमर आपको बता नहीं सका, तो बैंक में तो पैसे ट्रांसफर हो गए, लाजमन कस्टमर ने बताया नहीं, तो बैंक बैलेंस में आ गया, आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड ना हो सके, तो इसलिए मिसमैच हो जाता है। किस एनी टाइप ऑफ चार्जेस बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक डेट,
जैसे अभी अभी हमने बात करी, किसी भी किस्म का चार्जेस हो, किसी भी किस्म का चार्ज हो जो कि बैंक ने आपके ऊपर किया हो, जैसे कि इंटरेस्ट की बात है, कलेक्शन चार्जेस हैं, पे ऑर्डर वगैरह बैंक कभी बनाता है आपके कहने पर, कोई और सर्विस देता है वो आपको, सर्विस चार्जेस कोई चार्ज कर लेता है, तो वो पैसे लाजमन आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे ना, क्योंकि बैंक आपके सर्विसेज दे रहा है तो वो पैसे लेगा। तो वो बैंक ने कर लिया लेकिन आप तक इत्तला नहीं आ सकी। इसी तरह किसी भी किस्म का कोई एरर बैंक की तरफ से आ जाए या कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर लें। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि किसी कस्टमर ने चेक जमा कराया आपके पास 10,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन इस 10,000 रुपए का आपने रिकॉर्ड कर लिया 1,000 रुपए, ये एक जीरो गलती से गायब हो गया। बात समझ रहे हैं? या 1,000 का चेक था, उसे गलती से आपने 10,000 रिकॉर्ड कर लिया, एक जीरो ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब लाजमन एक्चुअल क्वांटिटी अगर ऊपर वाले केस में देखें तो एक 10,000 है, गलती से 1,000, तो 9,000 का फर्क आ गया। कल को आप पार्टी को क्लेम करते हो कि भाई आपने तो 9,000 रुपए मुझे दिए ही नहीं, पार्टी बोलेगी भाई हमने तो 10,000 का चेक दिया। अब जब ये फर्क आएगा, आप अपने बुक्स देखेंगे, उनके बुक्स देखेंगे, लाजमन चेक की फोटोकॉपी भी होगी, कोई एविडेंसेस भी होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जी आपके जो अकाउंटेंट है या कैशियर है उससे गलती हुई है लिखने में। गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं हमसे। तो हम चूंकि इंसान हैं, इंसान गलती कर सकता है, गलती सिर्फ एक ही ज़ात से नहीं होती, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। तो हम सब गलतियां कर सकते हैं, हम एरर को मिनिमाइज करते हैं। हम जो इतने वास्ते दरमियान में लाते हैं कि बैंक काम कर रहा है, फलाना काम कर रहा है, ऑडिट हो रहा है, चेकिंग हो रही है, ये वास्ते हैं। इनको दरमियान में इन्वॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करते हैं कि गलती कम से कम हो, मगर गलती का चांस फिर भी रहता है कहीं ना कहीं। तो ये गलतियां हो जाती हैं। तो इस किस्म के एरर कभी कैश बुक में आ जाते हैं, यानी हमारी रिकॉर्डिंग में, कभी बैंक की तरफ से भी हो जाता है, बैंक जो रिकॉर्ड करे वहां पर भी इंसान बैठे हुए लाजमन। तो इस तरह ये वो कुछ एरियाज हैं जहां पर हम अपने जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से सवाल है उसको सॉल्व करने जाएंगे, और उसमें तकरीबन ये चीज़ें ज़्यादातर डिस्कशन पर आती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब सवालात करेंगे हमें और वाज़ेह होगी ये बात कि हम सवाल को जो है वो किस रेंज पर लेकर जाएं और किस तरीक़ेकार से करें। हो सकता है कोई नई चीज़ वहाँ पर आ जाए, तो इंशाल्लाह हमने उसको भी वहीं पर ही अंडरस्टैंड करना होगा। तो आज की वीडियो में हमने इस बात को समझा कि बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है और उसमें जो एरर्स आते हैं उनकी क्या वजूहात हैं या जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस रीज़न की वजह से आ सकते हैं और क्या क्या रीज़न होंगे। इंशाल्लाह जब सवालात हम करेंगे उस वक्त हमें अंदाज़ा हो सकेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद और इसके बारे में, मज़ीद इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।